एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। हम पढ़ रहे थे तो आगे के रूल की बात करेंगे। 4 रूल हमने पढ़ लिए थे, आज हम 5th रूल से स्टार्ट करेंगे। ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। सिर्फ एडजेक्टिव ही नहीं, दूसरे टॉपिक से में भी आप जब किताब से क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाएंगे, तो दूसरे टॉपिक्स में भी ये रूल आपको लगते दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन रूल की बड़ी आपको मदद मिलेगी, तो आपको ध्यान से देखना है। और इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें आपको शायद ही किसी वीडियो में प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ फॉर्म किया है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम 5th रूल के साथ में। तो देखिए 5th रूल क्या बोलता है। 5th रूल हमारा ये बोलता है, आपको हमारा नोट्स दिखाई दे रहे हैं साइड में। तो 5th रूल ये बोलता है कि जब भी हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो कुछ एडजेक्टिव्स जो होता है उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता। ठीक है, तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हम पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं तो जब कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगा, जब सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगा तो उसके साथ में ईआर नहीं आएगा, उसके साथ मोर का प्रयोग नहीं हो सकता। और कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ देन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब उसके साथ में कंपैरेटिव नहीं बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा, उसके बाद में उसके साथ देन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मोर का नहीं किया जा सकता, ईआर का नहीं प्रयोग किया जा सकता, मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता और ईएसटी का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता, वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से वर्ड है? परफेक्ट, यूनिक, पैरेलल, मिल्की, लूनर, फिर देखें एक्सीलेंट, ट्रायंगुलर, उसके बाद में रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर एटसेट्रा। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता। कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता तो ये सारी चीज़ें भी इनके साथ में कभी दिखाई आपको नहीं देगी। ये ध्यान रखिएगा, जो रेड पेन से मैंने लिख रखी है। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द मोस्ट यूनिक डांसर ऑफ आवर स्कूल। तो जैसे ही मैंने बोला ही इज़ द मोस्ट यूनिक डांसर ऑफ आवर स्कूल, so that sentence will be incorrect. Why it is incorrect? Because here you have applied most over here. यहाँ देखो most आपने लगा दिया, तो most लगा दिया तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री आपने बना दिया। और हमने अभी पढ़ा कि यूनिक जो होता है वो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में यूज़ होता है, इसका कभी कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनता नहीं है। तो ये वर्ड्स आपको दिमाग में रखना है, इनका ध्यान रखना है। तो इनका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो ये मोस्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत हो गया सेंटेंस इसके कारण। तो सही आंसर क्या होगा? ही इज़ अ यूनिक डांसर ऑफ द स्कूल। तो ही इज़ अ यूनिक डांसर ऑफ द स्कूल विल बी द करेक्ट आंसर या करेक्ट सेंटेंस। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रूल क्या है जरा देखिए। जब हमारे पास में किसी वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु के लिए 2 एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो जब किसी भी वाक्य में हम एक व्यक्ति या वस्तु के लिए 2 एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही एडजेक्टिव हम क्या करेंगे? पहली बात तो पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे। अच्छा, 2 एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वो दोनों एडजेक्टिव हम पॉजिटिव डिग्री में भी प्रयोग कर सकते हैं, कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं, सुपरलेटिव में भी कर सकते हैं। इनको अभी बाद में देखेंगे। तो अभी हमने क्या जाना? हमने सिर्फ आपको इतना बताया कि अगर किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति के लिए 2 एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, तब हमेशा नोट करके रखिएगा कि जब हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ हमेशा दोनों एडजेक्टिव के लिए सिर्फ एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। दोनों एडजेक्टिव के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के केस में। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का अलग होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो जब भी हम एक सेंटेंस में एक व्यक्ति की 2 विशेषताओं या फिर एक व्यक्ति के लिए 2 एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों एडजेक्टिव के साथ में अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों के लिए सिर्फ एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव डिग्री केस में। जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा राम इज़ अ गुड एंड अ टॉल बॉय। तो मैंने लिखा राम इज़ अ गुड एंड अ टॉल बॉय। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे भी ए आर्टिकल लगा दिया गुड के लिए। गुड आपका एडजेक्टिव है, टॉल भी आपका एडजेक्टिव है। तो इन दोनों के लिए मैंने यहाँ पे एक एडजेक्टिव, यहाँ एक आर्टिकल लगा दिया, यहाँ एक आर्टिकल लगा दिया। मैंने रूल में अभी आपको क्या बताया कि सिर्फ एक आर्टिकल का प्रयोग करना है, चाहे आपने 2 एडजेक्टिव क्यों ना लगाए हों एक पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 एडजेक्टिव क्यों लगा दिए भैया? तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ एक आर्टिकल का प्रयोग होगा। मतलब इसका सही सेंटेंस क्या होगा? राम इज़ अ गुड एंड
टॉल बॉय। तो हमेशा ध्यान रखना दो जो एडजेक्टिव होंगे वो एंड से जुड़े हुए होंगे। तो राम इज़ अ गुड एंड टॉल बॉय, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको दो जगह नहीं प्रयोग करना है, जैसा कि हमने रूल में देखा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर सेंटेंस आप बना रहे हैं और उसमें आपने कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ किया, दो कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ये भी सेम रूल चलेगा। अब आप आगे बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपने सेंटेंस बनाया और सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया, किसके लिए? एक बंदे के लिए, एक बंदे की विशेषता बताने के लिए दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया, तो उसके आगे हमेशा एक ही आर्टिकल का प्रयोग होगा और वो होगा द का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि हमको पता है सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द का यूज़ करते हैं। तो ऐसा कैसे ही सेंटेंस बनेगा और उसमें क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। जैसे एग्जांपल बोलूँ तो ही इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। तो ही इज़ द फास्टेस्ट, तो द लगाया, फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। तो फास्टेस्ट सुपरलेटिव हुआ, मोस्ट इंटेलिजेंट भी सुपरलेटिव डिग्री हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? सिर्फ आगे द का प्रयोग किया, क्योंकि मुझे पता है सुपरलेटिव के डिग्री के आगे ही द का प्रयोग होता है। आई होप ये क्लियर होगा। इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है, क्योंकि यही रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पॉजिटिव डिग्री को लेकर। इसके लिए मैंने पॉजिटिव डिग्री का ही एग्जाम्पल लिया है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, है ना। आप वापस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, आई श्योर आ जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में 2 मिनट के लिए शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल हमारे स्क्रीन पे आ जाए। ये हमारा रूल नंबर 7 होगा और ये आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल होता है? देखिए, अगर आपके पास में ये सेंटेंस कहीं दिख जाते हैं, सॉरी ये वर्ड आपको कहीं दिख जाते हैं सेंटेंस में, क्या क्या? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो पहली बात, इन शब्दों का प्रयोग, इन वर्ड का प्रयोग कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग, ये 4 शब्द जो लिखे हैं, इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में अगर आपको दिखे तो इनका प्रयोग हमेशा कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, मतलब तुलना करने के लिए किया जाता है। और इन सभी को हम लोग एज अ पॉजिटिव डिग्री ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री हम इसको कंसीडर करते हैं कंपैरिजन के लिए, अगर इनको यूज़ कर रहे हैं एज अ पॉजिटिव डिग्री कंसीडर करते हैं, तो इसमें क्या रहेगा? इसका भी कभी भी आपके पास में क्या रहेगा? इसका कभी भी सुपरलेटिव और कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं बनेगा। इनका सुपरलेटिव और कॉम्पेरेटिव डिग्री कभी भी नहीं बनेगा। अगर इनके पास में सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना तो इनके आगे न तो मोर आएगा, न मच आएगा, न इनके साथ में ईआर का प्रयोग होगा, न ईएसटी का प्रयोग होगा। इनके साथ किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ही नहीं बन रहा है, तो वो पुराना वाला केस हो गया कि इनके साथ कुछ भी चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम जब करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तो हम देन का प्रयोग करते हैं बाद में, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड है, इनका यूज़ हम कंपेरिजन के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है। क्लियर है? तो इसके बाद में हम देन का प्रयोग नहीं करते। आप मान लो कि चलो वर्ड है, लेकिन इसके बाद में हम देन का कभी भी प्रयोग नहीं करते, ये आपका रूल है। तो देन नहीं लगता तो उसकी जगह क्या लगेगा? तो कुछ भी नहीं लगेगा इसकी जगह, देन का प्रयोग नहीं करते इनके ऊपर। ठीक है, देन की जगह क्या लगेगा? तो हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं शायद लिखना यहाँ पे भूल गया, तो ये जो है देन का प्रयोग नहीं होकर इनके साथ में क्या होता है? टू का प्रयोग होता है। कुछ भी नहीं से मतलब इनके बाद में हमेशा टू का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। वापस से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसमें। ये जो 4 वर्ड आपको दिख रहे हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, इनका कभी भी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता। अगर ये नहीं बनाया जा सकता तो इसके साथ में ईआर का प्रयोग नहीं हो सकता, है ना। ऑलरेडी ईआर तो देखो लगा, ओआर लगा हुआ है ना। तो इनके साथ ईआर का प्रयोग नहीं होगा, इनके साथ ईएसटी का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ मोस्ट का नहीं हो सकता, इनके साथ मोर का प्रयोग भी नहीं हो सकता। और इनके बाद में कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देन का प्रयोग नहीं किया जाता तो इनके साथ में क्या लगाया जाता है? तो इनके साथ हमेशा देन की जगह टू का प्रयोग किया जाता है। यही रूल है। मेन रूल क्या है कि इनके साथ हमेशा देन की जगह क्या लगाया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। मेन आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे वो गलती देगा, देन लगा के रखेगा, तो आपको वही कट करके टू लगाना है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। जैसे लिखा है ही इज़ द जूनियर देन यू। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो ऊपर वाले 2 वर्ड है, सीनियर और जूनियर, इनका जो हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली बंदे की रैंक बताने, जैसे हम बता सकते हैं कि ये मुझसे सीनियर है, सीनियर यानी कि बड़ा है, जूनियर है मतलब छोटा है, तो ये बड़ा या छोटा फिजिकली हम बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं। लेकिन सुपीरियर और इन्फीरियर का प्रयोग सेंटेंस में पद के लिए किया जाता है कि ये पद में बड़ा है
या पद में छोटा है। तो जब हम पोस्ट वाइज बताते हैं कि पोस्ट वाइज बड़ा है या पोस्ट वाइज छोटा है, तो ये पोस्ट वाइज के लिए यूज़ करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। और बाकी यूँ नॉर्मली बताना हो, फिजिकली चीज़ें बतानी हो, तो हम सीनियर जूनियर का प्रयोग करते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ही इज़ जूनियर देन यू। जैसे ही लिखा ही इज़ जूनियर देन यू, तो आपने देखा जूनियर तक तो ठीक जा रहा है मामला, लेकिन इसके बाद में देन लगा दिया, तो जूनियर के बाद में देन तो आता नहीं है। अगर देन मेरे दोस्त नहीं आता है तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, तो जूनियर के बाद देन नहीं आएगा, इसके लिए सेंटेंस गलत हो गया। अब देखेंगे ही इज़ जूनियर टू यू, यह आपसे जूनियर, वह आपसे जूनियर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ही इज़ जूनियर टू यू। अब यहाँ पे जूनियर के साथ टू लगा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनके साथ हमेशा क्या होता है, टू का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको प्रीपोजिशन में भी पढ़ाया था, याद कीजिए कि इनके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा। और इनके बाद में ये यहाँ पे क्या है, डिग्री वाले केस में क्या रूल है, एडजेक्टिव वाले में, कि इनके बाद में देन नहीं आता। इसके लिए मैंने यहाँ पे वापस बताया कि देन नहीं लगाना है इसके बाद, ठीक है, टू आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं, ही इज़ सुपीरियर देन यू इन पोस्ट। वो आपसे सुपीरियर है पोस्ट में, तो सुपीरियर पोस्ट में ही होता है, सिंपल सी बात है। तो ही इज़ सुपीरियर देन यू इन दी पोस्ट, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद देन आ गया। देन तो आना नहीं चाहिए, तो क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। तो ये सेंटेंस जब हम टू लगाएंगे, ही इज़ सुपीरियर टू यू इन दी पोस्ट, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आई होप ये मामला आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मुझे थोड़ा सा आप नीचे करिएगा ये फोटो को वापस, थोड़ा सा, हाँ, परफेक्ट। ये 4 वर्ड है और इनका सेंटेंस मैंने बनाया। अब मुझे ऐसा बोध कराना है सेंटेंस का कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, या फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा जूनियर है, या कहीं ज़्यादा जूनियर है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बताने के लिए आप नॉर्मली क्या करते थे, अगर कोई नाउन वाउन होता था तो नॉर्मली क्या करते थे, मोर इंटेलिजेंट बोल देते थे। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट लगा दिया, है ना। आप क्या करोगे, मोर सीनियर कर दोगे, तो वो मोर सीनियर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आपको क्या करना है, मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर या मुझसे बहुत ज़्यादा जूनियर, मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर, इस टाइप का अगर आपको सेंटेंस में बोध करवाना है, तो उस बोध को करवाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस में बहुत ज़्यादा के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। वापस से बोलता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस का बोध कराने के लिए, बहुत ज़्यादा का बोध कराने के लिए हम मोर या मच का प्रयोग नहीं करते, हम मच का प्रयोग करते हैं, MUCH। ओके, देखिए ज़रा ध्यान से, ये नोट आपके पास में लिखा हुआ है रेड पेन से, ये सारी चीज़ें ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा पेज, ताकि हम देख पाए सब लोग। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ द मोर सीनियर देन यू। जैसे ही मैंने बोला ही इज़ द मोर सीनियर देन यू, तो पहली बात तो ये हो गया कि सीनियर के पहले मोर आता नहीं है। बहुत ज़्यादा सीनियर बताने के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं, तो ये सेंटेंस यहीं गलत हो गया। दूसरी चीज़ गलती पकड़े तो यहाँ पे देन आ गया, देन आ नहीं सकता, सीनियर के बाद में हमेशा टू आएगा, तो ये गलती हो गई, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला, तो ही इज़ मच सीनियर टू यू। मच सीनियर का मतलब क्या हो गया, ये मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, ठीक है, या उससे बहुत ज़्यादा सीनियर है। क्लियर है? तो ही इज़ मच सीनियर टू यू, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस और करेक्ट फॉर्मेशन। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, पीईबी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल। पीईबी में, MPSI में, हर पेपर में कहीं ना कहीं इस रूल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। जेल प्रेरी में भी कई बार इस रूल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एडजेक्टिव से, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से। अगर मैं बात करूँ किसकी, स्ट्रक्चर की, तो जब भी मैं क्या करता हूँ, कुछ फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश में, उन स्ट्रक्चर का प्रयोग आपको ध्यान रखना है। वो सीधे रूल बन गए कि भैया ये स्ट्रक्चर है तो ऐसे ही प्रयोग होगा, अगर आपने गलत किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर आपके पास में 2 कॉम्पेरेटिव डिग्री है, किसी सेंटेंस में आप 2 कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, और वो कॉम्पेरेटिव डिग्री भी ऐसी है जो ER लग के बनी है, जैसे फास्टर, 2 बार फास्टर, सेम कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ फैटर और फैटर, 2 बार फैटर किया, मतलब 2 बार सेम कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। तो 2 बार जब हम सेंटेंस में सेम कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और उनके बीच में क्या लगा होता है, एंड लगा होता है। 2 कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग सेंटेंस में, और कॉम्पेरेटिव डिग्री कौन सी, ER लगी हुई, जिनको ER लगा के बनाया जाता है। 2 तरह की होती है, मैंने आपको बताया था, एक तो ER लगा के बनेगा और एक मोर लगा के बनेगा। तो जो ER लग के बनती है, उनके बीच में अगर क्या आ रहा है, हमेशा एंड तो आएगा, स्ट्रक्चर में एंड आएगा। तो पहली कॉम्पेरेटिव डिग्री ER लगी हुई, दूसरी कॉम्पेरेटिव डिग्री लाइक फास्टर एंड फास्टर, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल देखो, फास्टर एंड फास्टर, बीच में एंड आएगा। तो इस तरह का जब सेंटेंस में प्रयोग होता है, इस प्रकार का जब सेंटेंस में प्रयोग होता है, तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ बताने के लिए किया जाता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ बताने के लिए। जैसे मुझे बोलना है कि
ये लड़की दिन पे दिन बहुत मोटी होती जा रही है। तो दिन पे दिन मोटी होती जा रही है मतलब कंटिन्यूसली उसके मोटापे में इंक्रीज आ रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार का जब भाव बताना होता है तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज़ करते हैं और ये फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। शी इज़ गेटिंग फैटर एंड फैटर, शी इज़ गेटिंग फैटर एंड फैटर, वह दिन पे दिन मोटी होती जा रही है मतलब फैट उसका बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? तो शी इज़ गेटिंग फैटर एंड फैटर, तो ये फैटर एंड फैटर बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि देखो ये ER वाली दो कॉम्परेटिव डिग्री और बीच में एंड से जुड़ी हुई है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो गई सही? क्लियर? बताइए इस तरह से रहा हूँ। दूसरा, ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, तो यहाँ पे लिखा ही वॉज बिकमिंग, वह होता जा रहा था क्या? मोर एंड मोर एम्बिशियस, तो यहाँ पे देखो दो आपके पास में मोर आ गया। अब मैंने बोला कि दो ER वाली डिग्री होना चाहिए, तो भैया कॉम्परेटिव डिग्री होना चाहिए। अब मोर लगा के भी तो कॉम्परेटिव बनाते हो ना, तो मोर एंड मोर एम्बिशियस, तो ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही है। मोर एम्बिशियस एंड मोर एम्बिशियस करोगे तो गलत है, दो बार मोर एंड मोर एम्बिशियस इस टाइप से बनेगा। अगर मोर वाला सेंटेंस है तो इस टाइप से बनेगा, ये देख लो जरा फॉर्मेट ध्यान से। ठीक है? तो इस फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखना है। इस पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका A वाला फॉर्मेट है ये, इस पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो इसका B वाला फॉर्मेट है वो तो बिल्कुल ऐसा कर लेना कि उसकी पेपर में से कट के यहाँ से दिमाग में फिट कर लेना उसको, कि ये समझ लेना कि इसमें तो क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। इस फॉर्मेट के ऊपर अगर एग्जाम देने बैठे हो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये समझ के आप इसको पढ़ना। ठीक है? अगला फॉर्मेट देखते हैं, B वाला फॉर्मेट इसका। तो देखिए जरा ध्यान से लगा दीजिए भैया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। B वाला फॉर्मेट क्या है? सिंपल सा फॉर्मेट है कि हमेशा क्या होगा, जैसे कि द लगा हुआ है, द से स्टार्ट हुआ, द फिर कॉम्परेटिव डिग्री फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है सेंटेंस का, इस टाइप का सेंटेंस बन रहा है। द कॉम्परेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब आती है लास्ट में, द कॉम्परेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब, और बीच में लगा रहेगा कॉमा, और फिर से यही वाला स्ट्रक्चर रिपीट, द कॉम्परेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब कॉमा द कॉम्परेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही होता है। और इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसे पिछले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग हमने किया था कंटिन्यूसली ग्रोथ या कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज बताने के लिए, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज बताने के लिए। पैरेलल मतलब कि अगर ये पहली वाली कंडीशन करोगे तो ये सेकंड वाला ऐसा ऐसा होता जाएगा। क्लियर है? जरा ध्यान से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, द एल्डर ही गेट्स दी हैप्पियर ही इज़, मतलब जैसे जैसे वो एल्डर होता जाएगा, पुराना होता, ओल्डर हो, यहाँ ओल्डर है सॉरी, द ओल्डर ही गेट्स दी हैप्पियर ही इज़, जैसे जैसे वो क्या होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, ओल्डर होता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो खुश होता जाएगा। क्लियर है? तो ये पैरेलल इंक्रीज बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ये पहला काम होता जाएगा, पहला सेंटेंस वाला कॉमे का पहला वाला, वैसे वैसे दूसरा भी चलता जाएगा। क्लियर है? तो पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज को बताता है, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए, द एल्डर ही गेट्स दी हैप्पियर ही इज़। क्लियर है? अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, ये द आया, ये ओल्डर आया, तो द और ये क्या आया, कॉम्परेटिव डिग्री। देखिए ध्यान से, ये कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पे आ गई, तो ये द, ये कॉम्परेटिव डिग्री, उसके बाद में सब्जेक्ट, तो ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही सब्जेक्ट, और गेट्स आपकी वर्ब हो गई। ठीक है? तो ये वर्ब है, तो द कॉम्परेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब कॉमा द कॉम्परेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब, एक जैसा जरूरी नहीं है, अलग हो सकता है। ठीक है? स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब तो चेंज हो सकते हैं भाई, इतना तो ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास में करेक्ट स्ट्रक्चर। देखिए सेकंड वाला, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट, जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना ही बड़ा लाभ होगा, ये तो सुना होगा। तो ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरना। ऐसा नहीं कि बिना दिमाग के रिस्क ले लो, जितना है सब लगा दिया और पता चले कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है? तो रिस्क ज़रूर लेना, लेकिन अपने दम पे। ठीक है? थोड़ा सा सोच समझ के। तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी होगा, बस ये है कि थोड़ा सा प्लानिंग सही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रूल जो होता है वो रूल नंबर 9 है। ठीक है? तो अब इस रूल नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। तो ये रूल और देख लेते हैं आज के वीडियो में। चलिए ख़त्म ही कर लेते हैं, जितना भी होता है मैक्सिमम। अगर होगा पॉसिबल तो एक वीडियो और इसके ऊपर आएगी रूल के ऊपर, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये वाला रूल। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पहली बात तो ये होगी। तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एज अ पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ किए जाते हैं। वापस से मैं बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव डिग्री कंसीडर करते हैं हम लोग। जैसे पहला वाला रूल मैंने बताया था, उसी प्रकार का ये भी है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव डिग्री एज ए कंसीडर हम लोग करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, अल्टीरियर एट्सेट्रा। तो क्या क्या वर्ड हो गए, ये आपको दिमाग में रखने हैं। 4-5 जो वर्ड है ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है और ये आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है? सीधी सी बात है। तो मैंने बोला इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर और अल्टीरियर। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर और अल्टीरियर, ये वर्ड ऐसे हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में हम एज अ पॉजिटिव डिग्री ही
एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव डिग्री इनको कंसीडर किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव डिग्री कंसीडर किए जाते हैं तो इनका कभी भी कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं बनेगा, इनका सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं बनेगा। कॉम्पेरेटिव नहीं बनेगा तो इनके बाद कभी भी सेंटेंस में देन नहीं आएगा। सुपरलेटिव कॉम्पेरेटिव नहीं बनेगा तो इनके बाद कभी भी ER या मोर का, इनके पहले कभी भी मोर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुपरलेटिव नहीं बनेगा तो इनके बाद EST नहीं लगाया जा सकता, इनके पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर और सुपीरियर देखा था वहाँ पे, उनके बाद में हम देन का प्रयोग नहीं करते, उनके बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इनके बाद ना तो देन का प्रयोग होगा ना ही टू का प्रयोग होगा। टू भी प्रयोग नहीं होता है, देन भी प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? तो क्या प्रयोग करते हैं? तो कुछ भी प्रयोग नहीं करते भाई, बस ऐसा कैसे ही रहेगा। टू का भी प्रयोग नहीं होता, देन का भी नहीं होता। देखिए जरा ध्यान से, दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम। तो मैंने जैसे ही लिखा दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनर के बाद ना तो टू लगता है ना देन लगता है, कुछ भी नहीं लगेगा। तो दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल ये माइनर के हिसाब से लगा हुआ है, क्योंकि माइनर में म से उच्चारित हो रहा है और म एक कॉन्सोनेंट है हिंदी का, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। तो दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, या फिर मैं एक का बोध कराने के लिए बता सकता हूँ कि यह एक माइनर प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होना चाहिए। जल्दी से बोल दो क्लियर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। तो दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, दिस इज़ दी मोस्ट माइनर प्रॉब्लम। तो मैंने बोला मोस्ट माइनर प्रॉब्लम, तो आपने को कैसे भाई मोस्ट लगा दिया? अभी मैंने आपको बताया ना कि इन वर्ड के आगे कोई भी ये सुपरलेटिव वगैरह का काम नहीं है, तो मोस्ट आ ही नहीं सकता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर ऐसे लिख दिया गया तो। अगर मैंने बोला द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द हॉल वॉज एक्सीलेंट, तो जो इंटीरियर डेकोरेशन था हॉल का वो एक्सीलेंट था, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द हॉल वॉज एक्सीलेंट। हॉल का अंदर का जो डेकोरेशन था वो मस्त था, एक्सीलेंट था, सुपर्ब था। क्लियर? तो आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हमने आज नो रूल पढ़े, इसके आगे के जो रूल है वो एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगा जो 2-3 रूल बच रहे हैं, और उसी वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें कुछ 1-2 रूल रहेंगे बचे हुए, और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरा वीडियो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन का रहेगा। उसमें मैं कोशिश करूंगा 50-60 क्वेश्चन लेके बढ़िया तरीके से आपको समझा दूँ सारी चीज़ें। तो आई होप आपका पूरा काम बन जाएगा इस चीज़ से। इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा विश्वास भी आपको रखना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। ठीक है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती है, या फिर बहुत जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि एक बार ये होने के बाद आपको सब चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाए, तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपके दिमाग में खुद समझ में आने लगेगी कि यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा। क्यों हुआ? वो खुद ही ऑटोमेटिक दिमाग सेट कर लेगा। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आप इसे पसंद भी करेंगे, जैसे कि आप हर वीडियो को करते हैं। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। जिस भी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके आप शेयर कर सकते हैं, इतना तो आप हमारे लिए कर ही दीजिए। ठीक है? तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।